हेलो गाइस, मैं बीनू यादव आप सभी का फिर स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट में। मैं आज आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया चैप्टर लेकर। एक नया चैप्टर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों की प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए वो सब बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अव्यय, इसको आप अविकारी शब्द भी कह सकते हैं। देखिए, अव्यय क्या होता है? अव्यय एक विकारी शब्द भी इसको हम बोल सकते हैं। अब अव्यय की परिभाषा बताएंगे। अव्यय क्या है? देखिए, अव्यय एक ऐसा शब्द है जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, इसको हम लिख दे रहे हैं, ये आप लोग देख लीजिए। अव्यय एक ऐसा शब्द है जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि में परिवर्तन के बावजूद विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कौन से शब्द हैं जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है? जब, तब, कभी, इधर, उधर, ठीक, अर्थात, आज, कल इत्यादि। ऐसे कोई टेंस बना, वाक्य बना, राम धीरे धीरे चल रहा है। राम धीरे धीरे चल रहा। अब इस वाक्य में वो कौन से शब्द हैं जो विकार उत्पन्न नहीं कर रहे हैं? इसको आप देखिए। इसको यदि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो हम अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो कौन? राम धीरे धीरे आ रहा है। दूसरा हो जाएगा, सीता बहुत अच्छा गाती है। तीसरा है, सुमन बहुत अच्छा लिखती है।
अब देखेंगे उदाहरण, ये 3 उदाहरण लिखे हैं। इस उदाहरण में, इस वाक्य में कौन से शब्द हैं जो विकार उत्पन्न नहीं करेंगे, मतलब कि बदलता नहीं है। ये यदि राम जो है इसको हम स्त्रीलिंग भी कर देंगे तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो विकार नहीं करेगा, बदलेगा नहीं, परिवर्तन नहीं करेगा। जैसे ये राम है, राम धीरे धीरे आ रहे हैं, तो इसमें यदि राम के बाद यदि हम सीता कर दें तो क्या होगा, ये जो वाक्य है क्या बदलेगा? इस वाक्य, ये वाक्य कभी नहीं बदलता, चाहे आप राम लगा दीजिए, चाहे सीता लगा दीजिए, चाहे कोई भी परिवर्तन कर दीजिए कारक में, लेकिन ये जो शब्द हैं दो, वो परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी तरह से ये जो बहुत है, यदि हम इसमें बहुत शब्द जो है, ये दोनों बहुत हो गया या अच्छा हो गया, ये दोनों शब्द विकार उत्पन्न नहीं करेगा। जैसे सीता के, यदि सीता के जगह यदि यहाँ पे पुरुषवाचक भी लगा देंगे तब भी ये दोनों जो शब्द हैं ये आपके अव्यय शब्द हैं जिसमें बदलाव नहीं होगा। तो इस तरह से बनते हैं आपके अविकारी शब्द। तो अब आगे हम देखेंगे अव्यय के सामान्य रूप से कितने प्रकार होते हैं। अव्यय के प्रकार, अव्यय के प्रकार। पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। ये जो हैं आपके अव्यय के 4 प्रकार हैं। अब देखेंगे कुछ अव्यय में ऐसे भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो क्रिया विशेषण की विशेषता नहीं बताते हैं। क्या? क्रिया विशेषण की विशेषता नहीं बताते हैं। अब वो हम देखेंगे कि वो कौन से शब्द हैं जो क्रिया विशेषण की विशेषता नहीं बताते हैं। जैसे देख लेते हैं काल वाचक, कालवाचक, दिशावाचक, स्थानवाचक और स्थितिवाचक। ये जो 4 हैं क्रिया की विशेषता नहीं बताते हैं। कैसे? कालवाचक में कौन से शब्द आएंगे? जैसे आज, कल। ये क्या है? काल आपका समय है, तो इसमें क्या आ जाएंगे? आज और कल। ये जो शब्द हैं अव्यय में क्रिया विशेषण की विशेषता नहीं बताते हैं। दिशावाचक, दिशावाचक में क्या आएगा? इधर, उधर, इधर, उधर। ये क्या है आपके? दिशावाचक। स्थानवाचक, स्थानवाचक में आएगा वहाँ, यहाँ। स्थितिवाचक में आ जाएगा ऊपर, नीचे। ये वो शब्द हैं जो क्रिया विशेषण की विशेषता नहीं बताते हैं। तो हमें उम्मीद होगा कि आप लोग ये समझ गए हैं कि अव्यय
के कितने प्रकार हैं और अव्यय में कौन से ऐसे शब्द हैं जो क्रिया विशेषण की विशेषता नहीं बताते हैं। अब हम आगे देखेंगे जो मैंने बताया था क्रिया विशेषण की अव्यय के कितने प्रकार हैं। उसमें सबसे पहले मैंने बताया था क्रिया विशेषण। क्या बताया था? क्रिया विशेषण। चलिए, अब तो मैंने आप लोगों को बताया अव्यय के बारे में, प्रकार बता दिया और इसका कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे अव्यय का ही एक रूप है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है पहले जान लेते हैं क्रिया विशेषण की परिभाषा। क्रिया विशेषण, इसकी परिभाषा शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण कुछ देख लेंगे। जैसे राम धीरे धीरे आ रहा है। अब इसमें कौन सा शब्द है जो क्रिया की विशेषता बता रहा? देखिए, राम आपकी क्या है? कर्ता है। और धीरे धीरे क्या है आपकी? धीरे धीरे आपका कर्म है। आ रहे हैं जो है शब्द वो आपके क्रिया हैं। जैसे राम तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है। दूसरा है सीता अच्छा गाती है। सुमन सुंदर लिखती हैं। अब देख लीजिए, ये क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण हैं। जैसे राम तेज दौड़ता है। अब इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखेंगे, ये दौड़ना क्या है? दौड़ना, लिखना, पढ़ना, चढ़ना। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, अभी बताए हैं कि दौड़ना, चढ़ना, लिखना ये सब आपकी क्रिया है। क्या है? क्रिया। तो ये दौड़ना यदि तेज ना होता, केवल राम होता, राम दौड़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता? यहाँ राम की विशेषता बताई जाती। लेकिन जब यहाँ पे तेज लग गया है, राम तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे तेज की विशेषता बताई जा रही है। तो ये आपकी क्रिया है, ये आपकी विशेषता है। इसी तरह इस वाक्य में देख लीजिए, सीता अच्छा गाती है। अब यहाँ पे गाना आपका क्या हो जाएगा? गाना आपकी क्रिया हो जाएगी। गाना कैसा गाती है? बहुत अच्छा गाती है या अच्छा गाती है, या आपकी विशेषता हो जाएगी। तो यहाँ पे अच्छा और गाती
गाती जो है ये आपकी क्रिया है, अच्छा जो है आपका विशेषता है, गाने का विशेषता बताया जा रहा है यहाँ पे। अब तीसरा है सुमन सुंदर लिखती हैं, सुमन सुंदर लिखती हैं। अब यहाँ पे लिखने की विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? लिखने की विशेषता बताई जा रही है। तो क्रिया विशेषण आप लोग अब समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे प्रयोग के आधार पे क्रिया विशेषण। देख लीजिए, प्रयोग के आधार पे भी 3 रूप हैं इनके। प्रयोग के आधार पे क्रिया विशेषण के 3 रूप हैं। कौन कौन से? पहला है साधारण, दूसरा संयोजक, तीसरा अनुबंध। 3 क्रिया विशेषण हैं प्रयोग के आधार पे। अब देखेंगे पहला जो साधारण है, साधारण का प्रयोग कैसे होता है। देखिए, जिस वाक्य में स्वतंत्रता हो उसे हम साधारण कहते हैं। आपको हम उदाहरण देकर बताएंगे कैसे कैसे किस वाक्य में स्वतंत्रता प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अब इस वाक्य में ये जो जल्दी शब्द हैं ये आपकी स्वतंत्र है। इसको कहीं से ना आगे से न पीछे से बांधा नहीं गया है, इस वजह से ये क्या है? स्वतंत्र है। यहाँ पे इसको, इस वाक्य को आप साधारण क्रिया विशेषण में प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे संयोजक। संयोजक क्या है? देखिए, जिस क्रिया में क्रिया विशेषण का संबंध उपवाक्य से हो, जिस क्रिया में क्रिया विशेषण का संबंध उपवाक्य से होता है वो होते हैं आपके संयोजक क्रिया विशेषण। अब एक उदाहरण इसका भी देख लीजिए। जहां आज महल है वहां कभी जंगल था। अब यहां देख लीजिए, ये जो आपके वाक्य हैं एक वाक्य है, और ये जो आपके वाक्य हैं दूसरा वाक्य है। ठीक, इस तरह से आपके वाक्य जहाँ पे जो क्रिया विशेषण की उपयोग उपवाक्यों से जहाँ होगा, यदि ऐसा सेंटेंस कहीं आता है या वाक्य आता है, वहाँ पे आप बताएंगे कि ये संयोजक क्रिया विशेषण है। क्या है? संयोजक क्रिया विशेषण। हमें उम्मीद है कि ये आप सभी को याद होगा। क्या है? अनुबंध। देखिए, अनुबंध क्या है? अनुबंध एक ऐसा शब्द है जिसकी सहायता से निश्चितता का बोध हो। अनुबंध एक ऐसा शब्द है जो निश्चय प्रकट करता है, उसे हम अनुबंध क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके भी उदाहरण हम देखेंगे। यह मेरी किताब है। अब यहाँ पे देखिए, यह मेरी किताब है, तो यह शब्द जो है क्या कर रहा है? निश्चय प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा? निश्चय प्रकट कर रहा। यह मेरी किताब है। और भी वैसे ऐसे वाक्य आते हैं, जैसे यह मेरी पेंसिल है, वह मेरी साइकिल है। इस तरह से वाक्य बनते हैं अनुबंध क्रिया विशेषण में। तो अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण को रूप के आधार पे। किसके आधार पे? रूप के आधार पे। अभी हमने क्या देखा?
प्रयोग के आधार पे देखा। अब देखेंगे रूप के आधार पे। तो देख लेते हैं, पहला है मूल रूप, दूसरा है यौगिक, तीसरा है स्थानीय। ये जो हैं 3 क्रिया विशेषण के मूल रूप हैं। पहला है मूल, दूसरा है यौगिक, तीसरा है स्थानीय। ये 3 रूप हैं। क्या है? रूप के आधार पे ये 3 है। आप जानेंगे मूल रूप कैसे प्रयोग किया जाता है। देखिए, मूल रूप एक ऐसा शब्द है जो दूसरे शब्दों की सहायता से नहीं बनते। जैसे मूल रूप का देख लीजिए, मूल का है जैसे अचानक, ठीक। ये क्या है? दूसरे शब्दों से नहीं बनते। दूसरा है यौगिक। यौगिक क्या है? यौगिक जो है 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। कैसे? जिससे, भूल से इत्यादि। ये जो शब्द हैं जो 2 शब्दों के मेल से ही बनते हैं। अब देखेंगे स्थानीय। देखिए, स्थानीय क्रिया विशेषण वो क्रिया विशेषण हैं जो बिना रूपांतर के, लिख दी इसे भी, जो बिना रूपांतर के कोई भी स्थान बना लेता है। स्थानीय क्रिया विशेषण जो है बिना रूपांतर के कोई भी विशेष स्थान बना लेता है। जैसे क्या? जैसे अपना सिर क्यों खपाते हो? अपना सिर क्यों खपाते हो? अब इस वाक्य में देख लीजिए, अपना सिर क्यों खपाते हो? खपाते हो। अब इस वाक्य में ये सिर क्या है? इस वाक्य में आपके जो सिर है बिना रूपांतर का स्थान ले लिया है, बिना रूप का है, ये स्थान बना लिया गया है। इस तरह से इस वाक्य में सिर जो है एक स्थान है। इसे हम कहते हैं रूपांतर क्रिया विशेषण। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पे क्रिया विशेषण के प्रकार। अर्थ के आधार पे क्रिया विशेषण के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है, अभी हम लिख के पहले आप लोगों को बताएंगे। चलिए अब देखते हैं अर्थ के आधार पे क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? परिमाण बोधक और रीति बोधक। अब परिमाण बोधक जो है प्रमाणित करता है, परिमाण बोधक प्रमाणित करता है। जैसे अधिकता बोधक है, अधिकता कोई भी चीज अधिक हो जाए तो हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ये शब्द हैं बहुत, अति और बड़ा। अब ये इस शब्द का प्रयोग कैसे करेंगे हम? राम बहुत अच्छा है। आता है आगे अति, सीता अति सुंदर हैं।
नेक्स्ट आता है, जैसे अब आता है बड़ा, जैसे रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है। इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं अधिकता बोधक में। अब आता है न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब होता है कम। न्यूनतम बोधक का मतलब होता है कम। कोई भी चीज़ मुझे, जैसे कुछ है, थोड़ा है, जरा है, ये शब्द हम कैसे प्रयोग करेंगे? कोई चीज़ मुझे लेना है तो कहेंगे किसी से कुछ दे दो, या जरा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो। थोड़ा का प्रयोग इस तरह से, न्यूनतम का प्रयोग हम ऐसे करते हैं। अब आता है पर्याप्त वाचक। पर्याप्त वाचक क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ बराबर हो, कोई भी चीज़ बराबर मात्रा में हो तो हम पर्याप्त वाचक का प्रयोग करते हैं, जैसे केवल, बस, बराबर इत्यादि। अब हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे मुझे खाना है 2 रोटी, तो हम क्या कहेंगे कि केवल मुझे 2 ही रोटी चाहिए, 4 रोटी नहीं चाहिए। ठीक, मुझे चाहिए आलू 1 किलो। यदि कोई 2 किलो दे रहा है तो मुझे क्या कहना है कि मुझे 1 ही किलो चाहिए, 2 किलो नहीं चाहिए। तो ये ऐसे जो शब्द हैं हम पर्याप्त वाचक में प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है तुलनात्मक। तुलनात्मक क्या होता है? किसी भी चीज़ की तुलना करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे सीता गीता से बहुत सुंदर है, राम श्याम से बहुत सुंदर है। इस तरह से हम तुलना का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है श्रेणीवाचक। श्रेणी का मतलब क्या होता है? क्रमशः। क्या होता है? क्रमशः या क्रम संख्या। जैसे कोई चीज़ है, मान लीजिए हमें IAS बनना है, तो हम कैसे बनेंगे? सीधे सीधे IAS तो नहीं ना बन जाएंगे। पहले हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, हाई स्कूल, इंटर, BA, उसके बाद हम IAS बनेंगे। सीढ़ी दर सीढ़ी हम ऊपर जब चढ़ेंगे तब हम IAS बनेंगे। तो इस तरह से आपके बनते हैं श्रेणीवाचक शब्द। तो ये हैं आपके श्रेणीवाचक में, जैसे थोड़ा थोड़ा तिल तिल करके ये प्रयोग आप श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हैं आपके अर्थ के आधार पर 2 प्रकार में। एक प्रकार मैंने बता दिया, कौन सा? परिमाण बोधक। अब हम आपको बताएंगे रीति बोधक। देखेंगे अर्थ के आधार पर मैंने परिमाण बोधक बता दिया। अब दूसरा नंबर है रीति बोधक क्रिया विशेषण। अब रीति बोधक क्रिया विशेषण को कई प्रकार से बांट दिया गया है, जिसमें आता है प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध और अवधारण। ये जो है आपको रीति बोधक क्रिया ने इनको बांट दिया है। ठीक, अब प्रकार में कौन कौन से शब्द आएंगे? कैसे, स्वतः, स्वयं, मानो इत्यादि। ये जो शब्द हैं प्रकार में आते हैं। दूसरा है निश्चय। निश्चय में क्या आएंगे? जहाँ पे निश्चितता का बोध होता है, अवश्य, सही, सचमुच इत्यादि। ये जो शब्द हैं निश्चय का बोध करा रहे हैं। नेक्स्ट आता है अनिश्चय। अनिश्चय शब्द वो हो जाएंगे जहाँ पे अनिश्चय का बोध होगा, जैसे कभी कभी, कदाचित, शायद। ये जो शब्द हैं वो अनिश्चितता का बोध कराता है। नेक्स्ट आता है स्वीकार। स्वीकार में हो जाएगा आपका हाँ, जी, ठीक, सच इत्यादि। ये सब स्वीकार करने के लिए, कोई चीज़ स्वीकार करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा कारण, जैसे इसलिए, क्यों, काहे इत्यादि। कोई कारण, आदमी जब बात करता है कोई कारण रहता है तब इन शब्दों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट आता है निषेध। निषेध में न, मत इत्यादि शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद आएगा अवधारण। अवधारण में आएंगे तो, भी, मात्र इत्यादि। ये जो शब्द हैं आपके रीतिबोधक क्रिया विशेषण में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपका अव्यय और क्रिया विशेषण समाप्त हो गया। कल नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो लाइक शेयर इसे करिए। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।